वेलकम टू माय चैनल एच बी इनसाइट। आज ये वीडियो में हम लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में जान लेंगे। उसमें बेसिकली हम लोग व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग के टाइप्स कितने हैं, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स कितने हैं, फॉल प्रोटेक्शन और फॉल अरेस्ट सिस्टम इन स्कैफोल्डिंग, हजार्ड्स एसोसिएटेड विद स्कैफोल्डिंग और रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग और कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो चलो चलते हैं। Scaffolding, also called as scaffold or staging, is a temporary structure used to support a work crew and materials to aid in construction, maintenance, and repair of buildings, bridges, and all other man-made structures. Scaffolds are widely used on site to get access to heights and areas. Scaffolding एक temporary structure है जो अस्थायी संरचना है जिसका उपयोग इमारत और पुलों और अन्य सभी मानव निर्मित स्ट्रक्चर के निर्माण और मरम्मत में सहायता के लिए किया जाता है। साइट पर भी ऊंचाई पर किसी काम के लिए स्कैफोल्डिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। Types of scaffolding. There are mainly three types of scaffolding: supported scaffolding, suspended scaffolding, and other types that is supported scaffolding. Supported scaffolds में जिसमें रिजिड लोड लेने वाले सदस्य जैसे कि डंडे, पैर, फ्रेम, आउटरिगर आदि द्वारा समर्थित एक या अधिक प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें एक से अधिक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग जो रस्सियों या अन्य गैर रिजिड ओवरहेड सपोर्ट द्वारा सस्पेंडेड या एक से अधिक स्कैफोल्ड होते हैं। तो अदर टाइप्स में अन्य प्रकार के उपकरण मुख्य रूप से सीजर लिफ्ट या एयर लिफ्ट का अन्य प्रकार का सपोर्टेड स्कैफोल्ड के रूप में माना जाता है, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। जैसा पिक्चर में दिखा हुआ है एक स्कैफोल्डिंग का पिक्चर है जिसमें स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स भी दिखाए हुए हैं। स्कैफोल्डिंग के बेसिक पार्ट जो है एक तो सोल बोर्ड, बेस प्लेट, स्टैंडर्ड, लेजर, ट्रांसफॉर्म और पुटलॉक, टो बोर्ड, गार्ड रेल, टॉप गार्ड रेल, मिड रेल एंड ब्रेसिंग और सभी कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आगे वाले साइड में दिखाएंगे। Components of scaffolding: a base plate, a base jack or plate which is load bearing base for the scaffold. एक जो बेस प्लेट है जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। एक आधार प्लेट है और जिसका ऊपर पूरा लोड आ जाता है। इसका जो साइज है वो देखिए 150 mm बाय 150 mm और 6 mm मोटी होती है। स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड जैसा ये पिक्चर में हाईलाइट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड या जिसे अपराइट्स भी कहते हैं वो एक वर्टिकल ट्यूब है जो स्ट्रक्चर के पूरे वजन को जमीन पर स्थानांतरित करते हैं, जहाँ वे लोड फैलाने के लिए एक वर्क बेस प्लेट पर बैठते हैं। बेस प्लेट में ट्यूब को पकड़ने के लिए इसके केंद्र में एक टांग होती है और कभी कभी इसे एकमात्र बोर्ड पर पिन किया जाता है। लेजर और ब्रेसिंग। लेजर दीज आर हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जो इमारत के समांतर चलती है और स्टैंडर्ड्स के अनुसार तय की जाती है। ए रो ऑफ लेजर्स इज कॉल्ड लिफ्ट। पूरा एक रो को एक लिफ्ट कहा जाता है। लेजर्स आर अवेलेबल इन वेरियस लेंथ प्रोवाइड द डिजायर्ड ग्रिड डायमेंशन फॉर स्कैफोल्डिंग और फ्रेमवर्क। स्कैफोल्डिंग और फ्रेमवर्क के लिए ग्रिड का आयाम प्रदान करने के लिए लेजर विभिन्न लंबाई में भी उपलब्ध होती है। ब्रेसिंग इट इज यूज्ड इन स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू सपोर्टेड स्कैफोल्ड। दे आर डायगोनल ट्यूब्स। ब्रेसिंग एक डायगोनल ट्यूब होता है जो स्कैफोल्डिंग को रिजिडिटी या स्ट्रेंथ दे देता है जिसकी वजह से स्कैफोल्डिंग गिरने के लिए बच सकता है, तो एक प्रकार का भारी भरकम सपोर्ट देता है। Transform or putlock is short horizontal tubes spanning across ledges, normally at right angle to the face of the building. They may also be used to support a working platform. जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, ट्रांसफॉर्म या पुटलॉक एक शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जो सामान्य रूप से 90 डिग्री पर बिल्डिंग सरफेस पर स्थित है। उसका उपयोग एक वर्किंग प्लेटफॉर्म का सपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। डेकिंग बोर्ड फॉर प्लेटफॉर्म, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, जो स्कैफोल्डिंग का जो टॉप प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर खड़े रहने के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ता है, तो उसके लिए जो प्लैंकिंग का या फैब्रिकेटेड प्लैंक्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। कपलर, जैसा पिक्चर में जो सर्कल में दिखाया हुआ है, कपलर एक ऐसा है जो एक फिटिंग है जिसका उपयोग जो कंपोनेंट जैसे कि ब्रेसिंग के बाद में लेजर अपराइट को जोड़ने के लिए किया जाता है।
पिक्चर में दिखा हुआ फिगर को ब्रैकेट्स कहते हैं। ब्रैकेट वर्किंग प्लेटफॉर्म की चौड़ाई को विस्तार करने के लिए उपयोग में आ जाता है। Scaffold tie. Scaffold tie is a method to make scaffold more stable or balanced by tying a scaffold with an adjacent structure or building by using braces or couplers. Scaffold tie एक मेथड है जिसमें बाजू का स्ट्रक्चर या बिल्डिंग की दीवार के साथ स्कैफोल्ड को बांधकर या ब्रेकर या कपलर का उपयोग करके स्कैफोल्ड को अधिक स्टेबल या बैलेंस बनाया जा सकता है। जैसे पिक्चर में हाईलाइट किया हुआ वहाँ एक फ्रेम है, वो फ्रेम के साथ में स्कैफोल्डिंग को घुसा के उसको मतलब ड्रिलिंग करके उसको स्कैफोल्डिंग का जो पाइप है उसको कपलिंग के साथ में कपल किया हुआ है। फॉल प्रोटेक्शन और फॉल अरेस्टर सिस्टम इन स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग के जो टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर से गिरने से बचने के लिए फॉल अरेस्टर या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन और फॉल सिस्टम each employee more than 10 feet above a lower level shall be protected from falls by guardrails or fall arrest system, except those on single point and 2-point adjustable suspension scaffold. Each employee on single point and 2-point adjustable suspended scaffold shall be protected by both a personal fall arrest system and a guardrail. Means जो एम्प्लॉई 10 फीट के ऊपर में स्कैफोल्डिंग में काम कर रहा है उसको गिरने से बचने के लिए गार्डरेल का उपयोग करना चाहिए। और ये जो है ये सिस्टम सपोर्टेड स्कैफोल्ड सिस्टम में ऐसा हो सकता है, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड सिस्टम में उसको पर्सनल प्रोटेक्शन के साथ साथ गार्डरेल सिस्टम का भी उपयोग करना चाहिए। तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में जो टॉप रेल में जो गार्डरेल होता है वो गार्डरेल का जो हाइट है, दैट हाइट ऑफ द टॉप रेल फॉर द स्कैफोल्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड प्लेस्ड इन सर्विस शुड बी 38 इंचेस 0.9 मीटर्स एंड 45 इंचेस के बीच में होना चाहिए। जो गार्डरेल की ऊंचाई है, जो टॉप रेल की ऊंचाई 38 इंच यानी 0.9 मीटर और 45 इंच के बीच में होनी चाहिए। क्रॉस ब्रेसिंग। When the cross point of cross bracing is used as a top rail, it must be between 38 inches and 48 inches, that is 1.3 meters above the work platform. क्रॉस ब्रेसिंग, जब क्रॉस ब्रेसिंग का क्रॉस पॉइंट को एक टॉप रेल के रूप में उपयोग किया जाता है तो वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वो 38 इंच और 48 इंच 1.3 मीटर के बीच होना चाहिए। मिड रेल मस्ट बी इंस्टॉल्ड approximately halfway between the top rail and the platform surface। मतलब जो टॉप रेल और प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है उसके बीच में बीचों बीच लगाना जरूरी है। When cross point of cross bracing is used as a mid rail, it must be between 20 inches and 30 inches above the work platform। जब क्रॉस पॉइंट को मध्य रेल के रूप में उपयोग किया जाता है तो वो वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर 20 इंच और 30 इंच के बीच में होना चाहिए। फुटिंग्स। सपोर्ट स्कैफोल्ड फुटिंग शैल बी लेवल एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लोडेड स्कैफोल्ड। द लेग्स, पोल्स, फ्रेम्स एंड अपराइट शैल बियर ऑन बेस प्लेट्स एंड मर्सिल्स। फुटिंग। सपोर्ट स्कैफोल्ड फुटिंग सर पर और लोडेड स्कैफोल्ड का सपोर्ट करने के में सक्षम होना चाहिए। उसके पैर, डंडे, तख्ते और ऊपर की तरफ जो बेस प्लेट है और मिट्टी के मिले पर निर्भर होने चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है वो देखते हैं। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स employers to protect each employee on scaffold more than 10 feet or 3.1 meter above the lower level from falling to that lower level। एज पर स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर को प्रत्येक कर्मचारी जो 10 फीट के ऊपर के अधिक स्तर पर काम करने के लिए स्कैफोल्डिंग का उपयोग कर रहा है उसको निचले स्तर पर गिरने से बचा जा सके। टू इंश्योर एडेक्वेट प्रोटेक्शन, इंस्टॉल गार्डरेल्स along all open sides and ends before releasing the scaffold for use by employees other than the erection and dismantling use। मतलब जो स्कैफोल्डिंग बना है उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर में
गार्डरेल लगाना ज़रूरी है। और तो स्कैफोल्डिंग के जो चारों जो खुली बाजू है, वो खुली बाजू के ऊपर भी रेलिंग या कुछ कवर करना चाहिए। ये सब स्कैफोल्डिंग यूज़ करने के पहले उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो खुली बाजू जो कवर करने की बात की है, वो इरेक्शन या डिसमेंटल के टाइम में ये काम में नहीं आ सकती। गार्डरेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। होवेवर, गार्डरेल्स की आवश्यकता तभी नहीं होगी जब सभी प्लेटफॉर्म के सामने का छोर सतह 14 इंच से कम है, 36 सेंटीमीटर, और व्हेन आउटरिगर स्कैफोल्ड्स आर 3 इंचेस और लेस फ्रॉम द फ्रंटेज। जब आउटरिगर स्कैफोल्ड के सामने के किनारे से 3 इंच या 8 सेंटीमीटर से कम होता है तब गार्डरेल की जरूरत नहीं है। और जब कर्मचारी सामने के किनारे से 18 इंच या कम से ज़्यादा प्लास्टिक वर्क कर रहे हो, उस टाइम भी गार्डरेल की जरूरत नहीं है। स्टील या प्लास्टिक बेंडिंग का उपयोग टॉपरेल या मिडरेल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है। Common hazards associated with the all scaffold include fall from elevation due to lack of fall protection। इसमें वर्कर्स ये जो स्लीपिंग मतलब फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है कभी जब कॉज बाय स्लीपिंग, अनसेफ एक्सेस और लैक ऑफ फॉल प्रोटेक्शन। अगर वर्कर्स ने उधर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कुछ स्लिपरी सरफेस होगा उसके ऊपर से फिसल के गिर सकता है, या तो चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाया है वो एक्सेस सही नहीं होगा, उस टाइम भी गिरने की संभावना है। या उसने फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं यूज किया उस टाइम भी फॉल फ्रॉम हाइट आजार हो सकता है। और मटेरियल तभी गिर सकता है ड्यू टू अगर टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर या गार्डरेल के ऊपर तो बोर्ड नहीं लगाया है, या वर्किंग इन अप्रोप्रिएट वे, अनअप्रोप्रिएट वे से अगर काम करता है तो भी मटेरियल गिर सकता है, या कुछ डेब्रिस गिरा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो भी हो सकता है। फॉल ऑफ मटेरियल, लिक्विड या स्लिपरी सरफेस की वजह से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है। दूसरा आधार है कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्ड कॉज्ड बाय इंस्टेबिलिटी और ओवरलोडिंग। ये कभी हो सकता है अगर जो स्कैफोल्ड लगाया हुआ है वो लूज सॉइल के ऊपर है और उसके ऊपर एक्सेस लोड है या इम्प्रॉपर ब्रेसिंग है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। बीइंग स्टक बाय फॉलिंग टू वर्क मटेरियल्स और डेब्रिस, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कुछ लिक्विड या स्लिपरी सरफेस या कुछ मटेरियल हुआ, टो गार्ड नहीं लगाया, वो गिरने की वजह से नीचे जो आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर गिर सकता है। इलेक्ट्रिक्यूशन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्कैफोल्ड टू ओवरहेड पावर लाइंस, अगर स्कैफोल्ड के आजू बाजू में अगर पावर लाइन जाता है और बाय चांस अगर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करने वाला आदमी का हाथ या कुछ उसको टच होता है तो उसको शॉक लगने की संभावना है। अनट्रेंड एम्प्लॉयज, अगर स्कैफोल्डिंग बनाने वाला आदमी अगर अनट्रेंड है तो उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना पाएगा, तो केस में भी हजार हो सकता है। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड्स, जनरल रिक्वायरमेंट्स में कैपेसिटी का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कैपेसिटी में ईच स्कैफोल्ड एंड स्कैफोल्ड कंपोनेंट मस्ट सपोर्ट विदाउट फेल्योर its own weight and at least 4 times the maximum intended load applied or transmitted to it। मतलब स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसको अपने स्वयं के वजन में विदाउट फेल्योर कम से कम 4 गुना अधिकतम इंटेंडेड लोड लेना चाहिए, या उसके ऊपर जो लोड जाएगा ट्रांसमिट होता है वो 4 गुना तक लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ए क्वालिफाइड पर्सन मस्ट डिजाइन द स्कैफोल्ड व्हिच आर लोडेड इन अकॉर्डिंग विद द डिजाइन, मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग जो बनाया है उसका डिजाइन एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं करना चाहिए। स्कैफोल्ड एंड स्कैफोल्ड कंपोनेंट मस्ट नॉट लोडेड इन एक्सेस of their maximum intended load or rated capacity which is scaffold है, scaffold compounds है, वो अपना rated capacity या maximum load से ज़्यादा उसके ऊपर लोड देना नहीं चाहिए। Each top rail shall capable at least 200 pounds or 90 kg or guardrail system and middle of at least 150 pounds 66 kg। मतलब टॉप रेल जो गार्डरेल में जो टॉप रेल है उसका कैपेसिटी 200 पाउंड या 90 केजी तक सस्टेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और मिड रेल की कैपेसिटी 150 पाउंड मतलब 66.6 केजी इतनी होनी चाहिए। स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन, जब साइड ब्रैकेट या हार्ड शेप स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है और जिसकी वजह से वाइड ओपनिंग हो सकती है, तो स्टैंडर्ड अपराइट और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कैफोल्ड प्लैंकिंग, स्कैफोल्ड प्लैंकिंग के लिए क्या आवश्यकता है। स्कैफोल्ड प्लैंकिंग मस्ट बी एबल टू सपोर्ट विदाउट फेल्योर इट्स ओन वेट and at least 4 times the intended
लोड। स्कैफोल्ड प्लैंकिंग को फेल्योर के बिना सपोर्ट करने के लिए सक्षम होना चाहिए और अपने स्वयं के वजन और कम से कम 4 गुना इच्छित भार के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। और ये जो प्लैंकिंग है that should be made by solid sawn-wood, fabricated plank and fabricated platforms may be used as a scaffold plank following the recommendations by manufacturers। ये जो ठोस आरा लकड़ी या फैब्रिकेटेड तख्तों और फैब्रिकेटेड प्लेटफॉर्म को निर्माताओं द्वारा सिफारिश के बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। द प्लेटफॉर्म मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट मोर देन 1/60 ऑफ द स्पैन व्हेन लोडेड। एक लोड देने के बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड लेने के बाद वो 168 से अधिक डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिट वर्क ऑन प्लेटफॉर्म प्लेटर विद डिब्रीज। अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ डिब्रीज है, कुछ लिक्विड पड़ा है, स्लिपरी सरफेस की वजह से गिरने की संभावना है, अगर ऐसे केस में तो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना नहीं चाहिए। वर्क एरिया नीड फॉर स्कैफोल्डिंग। Each scaffold, platform and walkway must be at least 18 inches wide. When the work area is less than 18 inches wide, guardrails and personal fall अरे सिस्टम मस्ट बी यूज। तो प्रत्येक स्कैफोल्ड, प्लेटफॉर्म और वॉकवे में कम से कम 18 इंच की 46 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। जब उसका जो एरिया है वो 18 इंच या 46 सेंटीमीटर से कम है तो रेलिंग या पर्सनल फॉल अरे सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए। What are the footing and foundation requirements for supported scaffolds? Supported scaffolding के लिए footing और नींव की आवश्यकता क्या है? Supported scaffold floors, legs, posts, frames and upright must bear on base plate and murcies on other adequate foundation। तो support scaffolding के जो खंभे हैं, पैर, पोस्ट, फ्रेम और ऊपर की और बेस प्लेट और मिट्टी के जो मिले जो बेस प्लेट के ऊपर खड़े होना चाहिए, वो पूरा पर्याप्त लोड लेना चाहिए। मे फोर्कलिफ्ट, फ्रंट एंड लोडर्स और सिमिलर इक्विपमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म। फोर्कलिफ्ट, फ्रंट एंड लोडर क्या इसी तरह के उपकरण प्लेटफॉर्म का समर्थन कर सकते हैं या नहीं? Forklifts can support platforms only when the entire platform is attached to the fork and the forklift does not move horizontally when workers are on the platform। फोर्कलिफ्ट केवल प्लेटफॉर्म का समर्थन तभी करेंगे जब पूरे प्लेटफॉर्म को फोर्स के ऊपर जोड़ा जा सकता है नहीं। अब फोर्कलिफ्ट हॉरिजॉन्टल रूप से कोई मूवमेंट उसका होना नहीं चाहिए, तभी फोर्कलिफ्ट या फ्रंट लोडर को उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। और फ्रंट एंड लोडर इस तरह के उपकरण केवल स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं जब वे विशेष रूप से इस तरह के उपयोग के लिए निर्माता द्वारा डिजाइन किए हुए हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंडेशन किया तभी वे कर सकते हैं। What materials can be used to increase the working level height of employee on supported scaffold? Stilts may be used on large area scaffold. When a guardrail system is used, the guardrail height must be increased in height equal to the height of the stilt। Manufacturer must approve any alteration to the stilt। Supported scaffold पर कर्मचारी की कार्यस्थल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? बड़े क्षेत्र के स्कैफोल्ड पर स्टिल्ट का उपयोग किया जा सकता है। जब एक रेलिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो रेलिंग की ऊंचाई को स्टिल्ट की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई से बढ़ाया जाना चाहिए। निर्माता को स्टिल्ट में किसी भी परिवर्तन की मंजूरी देनी चाहिए। When do supported scaffolds need to be restrained from tipping? तो जब supported scaffolds को ढोने से कैसे रोका जा सकता है? Supported scaffolds with a height to base width ratio of more than 4:1 must be restrained by guying, tying, bracing or in an equivalent means। 50 से अधिक चौड़ाई के आधार बेस के साथ ऊंचाई वाले सपोर्टेड स्कैफोल्ड्स को मैनिंग या बांधने या ब्रेसिंग या ऐसा कुछ इक्विवेलेंट साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हाउ कैन प्रिवेंट सपोर्टेड स्कैफोल्ड फ्रॉम टिपिंग? सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग को ढोने से कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए स्कैफोल्ड टाइज का उपयोग करते हैं। तो स्कैफोल्ड टाइज के लिए कुछ रूल्स है। एक वर्टिकल टाइज एंड इट्स रूल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। वर्टिकल टाइज एंड इट्स रूल, फर्स्ट रूल है टाई रेशियो फ्रॉम बॉटम 4:1, हाइट टू रेशियो शुड बी 4:1। पहला नियम जो नीचे से टाई रेशियो जो है 4 से 1 चौड़ाई के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर विड्थ का जो विड्थ है अगर 1 मीटर है तो 4 मीटर पे टाई लगाना चाहिए। सेकंड रूल है टाई रेशियो फ्रॉम टॉप शैल बी 4:1 ऑन दी प्लेटफॉर्म। मतलब दूसरा नियम है जो टॉप रेलिंग या टॉप प्लेटफॉर्म का जो गार्डरेल से नीचे
अगर नीचे 4 मीटर पे, अगर 1 मीटर का विड्थ है तो 4 मीटर पे टाई लगाना जरूरी है। आफ्टर दैट बिलो फॉलो द रूल। इफ विड्थ इज लेस देन 0.91 मीटर देन प्रोवाइड टाई एट एवरी 20 फीट। अगर विड्थ मतलब चौड़ाई 0.91 मीटर से कम है तो हर 20 फीट पे मतलब 6.1 मीटर पे टाई प्रदान करना चाहिए। इफ विड्थ इज ग्रेटर देन 0.91 मीटर देन प्रोवाइड वर्टिकल टाई एट एवरी 26 फीट और 7.9 मीटर। तो यदि चौड़ाई 0.91 मीटर से ज़्यादा है तो प्रत्येक 26 फीट पे वर्टिकल टाई लगाना चाहिए। मतलब पे पहला और दूसरा रूल होने के बाद जो बीच वाला जो डिस्टेंस है उसके लिए ये काम करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल टाइज एंड रूल्स। हॉरिजॉन्टल टाइज शैल बी प्रोवाइडेड एट एवरी 36 फीट रिपीटेडली। तो प्रत्येक 30 फीट पर क्षैतिज संबंध प्रदान करना देना चाहिए। Criteria for supported scaffolds. What are the supported scaffolds? Supported scaffolds क्या है? Supported scaffolds are platforms supported by legs, outrigger, beams, brackets, poles, uprights, posts, frames और similar rigid support. Supported scaffolds में जो पैर, outrigger, beam, bracket, खंबे, वर्टिकल पोल्स, पोस्ट, फ्रेम या इसी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको रिजिड सपोर्ट के साथ में प्लेटफॉर्म के साथ होते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर्स, पोल, लेग, पोस्ट, फ्रेम एंड अपराइट मस्ट बी प्लम्ब एंड ब्रेस टू प्रिवेंट स्वेइंग एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स है वो स्वेइंग मतलब डिस्प्लेसमेंट या उथल पुथल नहीं होना चाहिए। तो उसके कंपोनेंट्स के उधर उधर होना नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना नहीं चाहिए। उसके लिए ब्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। टू एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन सपोर्टेड स्कैफोल्ड नीड टू बी ट्रेन्ड। क्या सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है? उसका आंसर है यस। सभी कर्मचारी जो स्कैफोल्ड के ऊपर काम करते हैं दे शुड बी ट्रेन बाय द क्वालिफाइड पर्सन। मतलब एक प्रशिक्षित क्वालिफाइड पर्सन ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए और वो ट्रेनिंग में hazards associated with the type of scaffold being used and how to control or minimize those hazards. The training must include all fall hazards, falling object hazards, electrical hazards, proper use of scaffold and handling of materials. ये प्रशिक्षण में जो स्कैफोल्ड के प्रकार के जुड़े खतरों को पहचानने के लिए इन खतरों को कैसे नियंत्रित या कम किया जाता है ये इंक्लूड होना चाहिए। और प्रशिक्षण में गिरने से खतरे, वस्तु के गिरने से खतरे, बिजली के खतरे या उचित उपयोग और सामग्री का संभालना शामिल होना जरूरी है। When is a competent person required for scaffolding? कंप्यूटर पर्सन की रिक्वायरमेंट कभी होती है? OSHA scaffolding standard defines a competent person as one who is capable of identifying existing and predictable hazards in the surrounding or working conditions which are unsanitary, hazardous to employees and who has authorization to take prompt corrective measures to eliminate them. मतलब OSHA के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार एक सक्षम व्यक्ति को परिभाषित करता है जो एग्जिस्टिंग कामकाजी परिस्थितियों में मौजूदा और आने वाले खतरों की पहचान करने में सक्षम हो, जो कर्मचारी के लिए अस्वाभाविक और खतरनाक है और जिसके पास उन्हें उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी हो, अधिकृत हो, उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। दूसरा, टू सिलेक्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयज हु इरेक्ट, डिसमेंटल, मूव और अल्टर स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्डिंग बनाने, डिसमेंटल करने या स्थानांतरित करने या बदलने वाले कर्मचारियों को चयन और निर्देशन करने के लिए वो आदमी सक्षम होता है। टू डिटरमिन इफ इट इज सेफ फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन और फॉर्म scaffold during storms or high winds and to ensure that a personal fall arrest system or windscreen protect these employees. Windscreen should not be used unless the scaffold is secured against the anticipated wind forces imposed. मतलब यह निर्धारित करने के लिए
कि तूफान या तेज हवाओं के दौरान कर्मचारियों को काम करने के लिए इस स्कैफोल्डिंग से सुरक्षित है या नहीं है। ये सुरक्षित करने के या सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्तिगत गिरफ्तारी प्रणाली मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम या विंडस्क्रीन ये कर्मचारियों को रक्षा कर सकते हैं। मतलब ये विंडस्क्रीन जब तेज हवा के चलते हैं स्कैफोल्डिंग को कुछ खतरा ना हो जाए इसलिए विंडस्क्रीन का उपयोग करते हैं। लेकिन ये विंडस्क्रीन का उपयोग तभी तक नहीं करना जाना चाहिए कि जब तक विंड फोर्सेस मतलब हवा का जो झोंका है वो स्कैफोल्ड को सुरक्षित ना हो जाए, स्कैफोल्ड फोर्सेस के खिलाफ स्कैफोल्ड सुरक्षित ना हो जाए। टू ट्रेन एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन इरेक्टिंग, डिसमेंटलिंग, मूविंग, ऑपरेटिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग और इंस्पेक्टिंग स्कैफोल्ड टू रिकॉग्नाइज एसोसिएटेड वर्क हजार्ड। संबद्ध कार्य खतरों को पहचानने के लिए स्कैफोल्डिंग के निर्माण, संचालन, मरम्मत, रखरखाव या निरीक्षण में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आना चाहिए। उसी को कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। To inspect scaffolds and scaffold components for visible defects before each work shift and after any occurrence which could affect the structural integrity and to authorize form corrective actions। मतलब जो competent person है उसको प्रत्येक वर्कशिप के पहले या और किसी घटना के बाद दिखाई देने वाले जो स्कैफोल्ड या स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है, जो कि और जो स्ट्रक्चर को या स्कैफोल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका अखंडता को प्रभावित कर सकता है और उसके ऊपर उसको त्वरित एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। टू इंस्पेक्ट ropes on suspended scaffold prior to each work shift and after every occurrence which could affect the structural integrity and authorize form corrective actions। जैसा सपोर्ट स्कैफोल्डिंग में वैसा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग के लिए भी उसको प्रत्येक वर्कशिप में या किसी घटना के पहले उसको ईच स्कैफोल्डिंग के कंपाउंड्स को स्कैफोल्डिंग को निरीक्षण करना या उसके जो डिफेक्ट है उसको देखना जरूरी है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेने के लिए उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए। टू इंस्पेक्ट मनीला और प्लास्टिक वो बीइंग यूज और टॉप रेल और मिड रेल, जो गार्ड रेल में जो टॉप रेल और मिड रेल में जो प्लास्टिक और मनीला यूज करते हैं उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है। और सस्पेंशन स्कैफोल्ड टू इवैल्यूएट डायरेक्ट कनेक्शंस टू सपोर्ट द लोड। सस्पेंशन स्कैफोल्ड के लिए जो लोड का समर्थन के लिए जो सीधे कनेक्शन का मूल्यांकन या अवलोकन करना उसके लिए जरूरी है। टू इवैल्यूएट द नीड टू सिक्योर 2 पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट स्कैफोल्ड टू प्रिवेंट स्वेइंग। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग को हिलने या डुलने नहीं होने के लिए जो 2 पॉइंट या अनेक पॉइंट उसको सपोर्ट दिया होगा उस सपोर्ट को निरीक्षण करना जरूरी है। फॉर इरेक्टर्स एंड डिसमेंटल्स टू डिटरमिन द फिजिबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस। इरेक्शन और डिसमेंटल्स के लिए जो फॉल रेजिस्टेंस सिस्टम या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दिया है उसकी फिजिबिलिटी देखनी जरूरी है। ट्रेन इरेक्टर्स एंड डिसमेंटल्स टू रिकॉग्नाइज एसोसिएटेड वर्क हजार्ड। इरेक्टर्स और डिसमेंटल्स को जो स्कैफोल्डिंग के बारे में क्या हजार्ड्स है उसके लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। और स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स टू डिटरमिन इफ स्कैफोल्ड विल बी स्ट्रक्चरली साउंड व्हेन इंटरमिक्सिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स को यूज करने के टाइम कभी एक के साथ दूसरा मैन्युफैक्चरर्स के कंपाउंड यूज करते हैं तो ये जो इंटरमिक्सिंग उसको बोलते हैं वो इंटरमिक्सिंग वो फिजिबल है तो उसकी वजह से स्कैफोल्डिंग में कुछ खतरा तो नहीं है, उसके बारे में भी उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अभी हमने इसके पहले जितने भी जो प्रॉपर्टीज देखे हैं क्वालिटीज है ये सभी क्वालिटीज ओशा के स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉम्पिटेंट पर्सन के पास होनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे व्हेन इज क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड फॉर स्कैफोल्डिंग। क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट कभी होती है स्कैफोल्डिंग के लिए, कभी होती है स्टैंडर्ड एज पर ओशा स्टैंडर्ड। क्वालिफाइड पर्सन एज वन हु बाय possession of a recognized degree, certificate or professional standing or who by extensive knowledge, training and experience has successfully demonstrated his or her ability to solve or resolve problems related to subject matter, the work or the project। मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से जो व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त डिग्री प्रमाण पत्र या पेशेवर है जिसको स्कैफोल्डिंग के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ट्रबल शूटिंग के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो आदमी को ट्रेनिंग दे सकता है या कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसको हल कर सकता है, उसके ऊपर मतलब उसने वो पावर है, ऐसा व्यक्ति को क्वालिफाइड
क्वालिफाइड पर्सन फॉर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और हमने जो अभी जो कॉम्पिटेंट पर्सन की जितनी भी क्वालिटी देखे हैं, इन एडिशन टू दैट एक क्वालिफाइड पर्सन के पास टू डिजाइन एंड लोड स्कैफोल्ड इन अकॉर्डेंस विद दैट डिजाइन, ये क्वालिटी होना चाहिए। मतलब उसके पास डिजाइन के अनुसार स्कैफोल्डिंग का डिजाइन या लोड करने का स्कैफोल्डिंग का डिजाइन का लोड करने की क्षमता होनी चाहिए। टू ट्रेन एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड टू रिकॉग्नाइज द एसोसिएटेड हजार्ड्स एंड अंडरस्टैंड प्रोसीजर टू कंट्रोल और मिनिमाइज कुलराट। जैसे कि हमने कॉम्पिटेंट पर्सन में देखा, सेम क्वालिटी जैसे कि संबंधित खतरों को पहचानने का और प्रक्रिया को समझने के लिए स्कैफोल्डिंग पर काम करने वाले कर्मचारी को ट्रेनिंग करना, ये सब एक क्वालिटी भी होना जरूरी है। ये जो क्वालिटी है ये सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग के लिए हुए। फॉर सस्पेंशन स्कैफोल्ड टू डिजाइन द रिगिंग फॉर सिंगल पॉइंट एडजस्टेबल सस्पेंशन स्कैफोल्ड, मतलब तो सिंगल पॉइंट एडजस्टेबल सस्पेंशन स्कैफोल्ड का मूवमेंट करने के लिए डिजाइन उसको आना जरूरी है। टू डिजाइन प्लेटफॉर्म ऑन 2 point adjustable suspension type that are less than 36 inches wide to prevent instability. 2 point adjustable suspended scaffolding इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना है तो 36 इंच या 0.9 मीटर से कम वाइड हो। टू मेक स्लाइड अटैचमेंट और स्लाइस आई ऑन वायर सस्पेंशन रोप, तो वायर सस्पेंशन रस्सी पर स्क्वेज अटैचमेंट या स्पाइस आईज बनाने के लिए आना चाहिए। फॉर कंपोनेंट्स एंड डिजाइन, मतलब जो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स उसका डिजाइन के लिए है। टू डिजाइन स्कैफोल्ड कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डिजाइन, तो स्कैफोल्डिंग के डिजाइन के हिसाब से स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसका भी डिजाइन आना जरूरी है। व्हेन इज एन इंजीनियर रिक्वायर्ड फॉर स्कैफोल्डिंग, इंजीनियर की स्कैफोल्डिंग के लिए कब आवश्यकता होती है। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज इन दिस सर्कमस्टेंसेस। इन परिस्थितियों में जो निम्नलिखित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड को एक पंजीकृत या क्वालिफाइड पेशेवर इंजीनियर की आवश्यकता होती है। फॉर सस्पेंशन स्कैफोल्ड टू डिजाइन द डायरेक्ट कनेक्शंस ऑफ मेसन्स मल्टी पॉइंट एडजस्टेबल सस्पेंशन स्कैफोल्ड, मेसन के डायरेक्ट कनेक्शन के लिए मल्टी पॉइंट एडजस्टेबल स्कैफोल्डिंग का डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। फॉर डिजाइन टू डिजाइन स्कैफोल्ड दैट आर टू बी मूव्ड व्हेन एम्प्लॉइज आर ऑन देम, ऐसे स्कैफोल्डिंग का डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है जब वो स्कैफोल्डिंग को मूव कर सकते हैं और जिसके ऊपर आदमी खड़े हैं या बैठे हैं। टू डिजाइन पोल स्कैफोल्ड ओवर 60 फीट और 18.3 मीटर इन हाइट, 60 फीट और 18.3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पोल स्कैफोल्ड डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। टू डिजाइन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड ओवर 125 फीट और 38 मीटर इन हाइट, 125 या 38 मीटर से ऊंचाई से अधिक ट्यूब और कपलर स्कैफोल्ड का डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। टू डिजाइन फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्ड ओवर 125 फीट 38 मीटर इन हाइट अबव देयर बेस प्लेट्स, अपने बेस प्लेट से ऊपर 125 फीट यानी 38 मीटर से अधिक फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्ड का डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। टू डिजाइन ब्रैकेट्स ऑन फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्ड यूज्ड टू सपोर्ट कैंटिलीवर्ड लोड इन एडिशन टू वर्कर्स के अलावा ब्रैकेट फ्रेम का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किए गए गढ़े हुए फ्रेम पर ब्रैकेट्स को डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। टू डिजाइन आउटरिगर स्कैफोल्ड एंड स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स, आउटरिगर स्कैफोल्ड्स और स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स को डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। आउटरिगर्स आर कंपोनेंट्स दैट आर गेट अटैच्ड टू स्कैफोल्ड बेस टू हेल्प प्रिवेंट इट फ्रॉम tipping. OSHA requirements call for outriggers or securing scaffold whenever you are exceeding a 4:1 height to base width ratio. outrigger ऐसे घटक होते हैं जो एक बेस आधार से जुड़े होते हैं ताकि इससे ढोने से रोकने के लिए मदद मिल सके। जब भी आप 4 से 1 ऊंचाई से आधार चौड़ाई के रेशियो से अधिक होते हैं तो OSHA के हिसाब से आउटरिगर्स को यूज करते हैं। ऑल अबाउट दी ओवरी ऑफ स्कैफोल्डिंग। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड दी स्कैफोल्डिंग और आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली हुई तो आपको ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें।